नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस सेगमेंट खबरें खेती की में। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सरकार कर चुकी है धान अधिप्राप्ति की तैयारी, किसानों को मिलेगा उनकी फसल के लिए उचित मूल्य। पशुओं के बाड़े में जूट के बोरे का करें प्रयोग, ठंड से मिलेगी राहत। सबौर निर्जल, सबौर श्रेष्ठा और सबौर समृद्धि नामक प्रभेद से मिलेगी गेहूं की अच्छी उत्पादन। किसान भाइयों बहनों, सरकार की बनाई योजनाओं और नीतियों का लाभ आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप तक इनकी सही जानकारी पहुंचे। बिहार सरकार किसानों की धान अधिप्राप्ति यानी सरकारी खरीदी की तैयारी कर चुकी है। राज्य सरकार इसके लिए प्रखंड स्तर पर निगरानी कर रही है। इससे सही समय पर किसानों की धान अधिप्राप्ति हो जाएगी और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत करते हुए सहकारिता मंत्री श्री प्रमोद कुमार ने कहा कि किसान अपने पैक्स के माध्यम से ही धान की बिक्री करें, बिचौलियों के द्वारा बिक्री न करें। इससे आपके फसल की उचित कीमत सुनिश्चित होगी। लेकिन इस सरकार में बिचौलिया का कुछ नहीं चलने वाला है। आप लोग बता रहे हैं, बिचौलिया जो भी होंगे और जो भी पाए गए सत्यता उनमें, तो उन पर कार्रवाई होगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वह अपने पैक्स के माध्यम से ही धान बेचे, बिचौलिए के जाल में न फंसे और जो भी भारत सरकार का टारगेट है उस टारगेट के अनुसार हम पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी करेंगे। पशुपालक भाइयों बहनों, अभी हमारे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिन और रात के तापमान में अंतर है और ठंडी हवा का प्रकोप काफी ज्यादा है। अभी बहुत जरूरी है कि आप अपने पशुओं के बाड़े में ठंडी हवा को प्रवेश करने से रोकें, नहीं तो ये सर्द हवाएं पशुओं को बीमार कर सकती हैं। इस सर्दी से उन्हें बचाने के लिए उनके बाड़े में खिड़कियों को जूट के बोरे से ढक दें, साथ ही उन्हें गर्म तासीर वाले आहार दें। इसके बारे में जानकारी लीजिए पशु चिकित्सक सह प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार से। जैसे ही शाम हो 5 बजे के बाद घर पशु को गौशाला के अंदर डाल दें। अलाव की व्यवस्था अवश्य ही करें, आग जला करके रखें। घर में मक्खी मच्छर का प्रकोप न हो, इसके लिए आप घूरा जो होता है उसको धुआं करें अंदर में, और सारे खिड़की दरवाजे पे जूट के बोरे की ओढ़नी लगा दें, ताकि सीधी जो ठंड हवा है, सर्द हवाएं हैं, वो आपके फार्म में प्रवेश न करने पाए। भोजन में उनका 8 से 10% एनर्जी की मात्रा, खल्ली की मात्रा बढ़ा दे अगर देते हैं तो इससे उनके शरीर में एनर्जी होगा। पौष्टिक भोजन दें, साफ और ताज़ा पानी उन्हें पीने के लिए दें। किसान भाइयों बहनों, खेती बाड़ी के लिए अगर आप नई तकनीक और वैज्ञानिक सलाह का उपयोग करें तो छोटी छोटी बातों से ही अपनी खेती की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं। आज के दौर में जलवायु परिवर्तन आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका सीधा असर मिट्टी की उर्वरक शक्ति पर पड़ता है। मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे, इसके लिए आप यूं करें कि अवशेष जैसे खरपतवार, घास, सूखे पत्ते, इनमें छोटे टुकड़ों को काटकर मिट्टी में मिला दें। एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि गेहूं कटाई के बाद उसे खेत में जलाएं नहीं। इन बातों को ध्यान रखने से मिट्टी की उपजाऊपन बनी रहेगी। किसान भाइयों बहनों, अभी रबी फसल का मौसम है और रबी में प्रमुख फसल है गेहूं। आप भी अगर गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो अपने पास की भूमि के अनुसार ही गेहूं के प्रभेद का चयन करें। फसल के सही प्रभेद भूमि और जलवायु के अनुसार तय किए जाते हैं।
सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए गेहूं के अच्छे प्रभेद हैं सबौर निर्जल, सबौर श्रेष्ठा और सबौर समृद्धि। इन्हें विशेष तौर पर हमारे प्रदेश के लिए ही बनाया गया है। आप इनसे खेती करें, आपको उत्पादन और मुनाफा दोनों अच्छे मिलेंगे। आज सफलता की कड़ी में शामिल व्यक्ति ने एक बड़े भ्रांति को नकारा है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की जाती है, खेती बाड़ी नहीं। आज मुकेश जी बीटेक करके अपने पुराने पुश्तैनी घर में कंपोस्ट का प्लांट लगाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। ग्राम भागवतपुर, पटेरा सराय, जिला वैशाली के रहने वाले मुकेश कुमार का कहना है कि वो मशरूम की खेती करके उससे निकले भूसे से कंपोस्ट तैयार करते हैं। उस कंपोस्ट को राज्य के विभिन्न ज़िलों में भेजकर किसानों को जैविक खेती में जागरूक बनाया है। ये अच्छे उत्पादन का जरिया है। इसकी मांग अधिक है, जिससे कमाई भी अच्छी हो जाती है। हाँ, ये जो पीछे देख रहे हैं ये हमारा मशरूम आफ्टर प्रोडक्शन के बाद से जो निकला हुआ स्पेंड कंपोस्ट है, जो हमारा कोई यूज नहीं है, वो हमने यहाँ पे स्टोर किया है। इसको थोड़ा सा टाइम लेके इसको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ये अपना ऑर्गेनिक खेती के लिए। ये जो है हाजीपुर से नर्सरी वाले हैं, टोटल नर्सरी वाले आके हमारे यहाँ से ले जाते हैं। आसपास के एग्रीकल्चर खेती सेक्टर है वो ले जाते हैं। गंगा किनारे जो अभी पिछले महीना लेके गए थे 40 ट्रैक्टर, जो गंगा किनारे में भी तरबूज वगैरह रोपा जा रहा है, खीरा रोपा जा रहा है, काकड़ी रोपा जा रहा है नदी के ऊपर में बालू पे, तो वो यहाँ से लेके गए हैं। काफ़ी ये फ़ायदा करता है खेती में। किसान भाइयों बहनों, विज्ञान ने खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी अच्छी तरक्की किया है। आपका समय और श्रम बचे, इसके लिए नए यंत्रों और उपकरणों से खेती बाड़ी को लैस किया है। पावर वीडर ऐसा ही एक उपकरण है। ये बगीचों की निकाई और गुड़ाई करने में मदद करता है। साथ ही इससे आप मिट्टी की जुताई कर सकते हैं, मेड़ बना सकते हैं और मिट्टी को खेती के लिए तैयार कर सकते हैं। जो काम पहले आप बैलों और हलों के साथ करते थे, वो काम अब ऐसे पावर वीडर आपके लिए कर दिया करेंगे। पावर वीडर मशीन है जो अपना गन्ना बाग बगीचे के अंदर गुड़ाई करने के काम आती है। जो अपना किसान भाई अपना गन्ने बाग बगीचे के अंदर लेबर लगाते हैं, लेबर से छुटकारा पाने के लिए गन्ने के अंदर कल्टीवेशन के जो किया जाता है उसमें ये बहुत ही उपयोगी है। आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना और जानते हैं आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 1900 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2500 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। प्रदेश में सुबह घनी से मध्यम धुंध छाई रहने की संभावना है। दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा कम, जबकि रात का तापमान और गिर सकता है। उत्तर बिहार में ठंडी हवा के कारण पाला पड़ने की स्थिति बन सकती है। दक्षिण और मध्य बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। पशुओं को ठंड से बचाकर रखें और खेतों में गेहूं व सब्जियों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई समय पर करें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता हसने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे कि शरदकालीन सब्जियों की जो वैज्ञानिक देखभाल होती है, जो उचित देखभाल होती है, उस बारे में। और मैं बता दूं कि आज हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं।
तो आइए बिना देर किए हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जी से, जो कि वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय में हैं किशनगंज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हम सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि देखिए, आज का हमारा विषय है शरदकालीन सब्जियों की देखभाल हम किस तरह से करेंगे। तो जो बेसिक सा जो हमारा सवाल है वो ये है कि सब्जियों की जो उचित देखभाल होनी चाहिए वो किस प्रकार होती है। धन्यवाद मैम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे व्यंजन में, हमारे आहार में मतलब कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन का स्थान होता है, प्रोटीन के बाद विटामिन्स का स्थान होता है, ऐसे वसा का स्थान होता है, जल का स्थान होता है। वैसे हमारे व्यंजन में होता है, चावल के बाद दाल आता है, दाल के बाद सब्जी, सब्जी और फल का तो इम्पोर्टेंस स्थान है ही। तो हम बताते हैं कि जैसे सब्जी की जो खेती जो होती है, पूरे इंडिया का जो है प्रोडक्शन जो है विश्व भर में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। और ऐसे हमारी राज्य बिहार में जो सब्जी का जो उत्पादन है वह इंडिया में जो है तीसरा स्थान है। तो हम आज बताएंगे कि सब्जी की खेती किन किन समय पर कैसे किया जाता है। तो सब्जी की खेती ऐसे तो हम तीनों सीजन में लेते हैं, एक खरीफ में भी लेते हैं, दूसरा होता है रबी क्रॉप में भी लेते हैं, रबी में भी लेते हैं, और तीसरा जायद में लेते हैं। अभी जो है वह जो खरीफ ख़त्म हो गया है, अभी जो होता है जो रबी का सब्जी लगा हुआ है। हर सब्जी लगाने का अलग अलग मंथ होता है, अलग अलग महीना होता है। जैसे खरीफ का होता है जून से हम जून में लगाते हैं तो 4 महीना में ओभर होता है, अक्टूबर में ख़त्म होता है। फिर अक्टूबर में लगाते हैं जो रबी का सब्जी लगाते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी उसमें जो होता है इसका ख़त्म हो जाता है। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो होता है जायद का लगाते हैं। तो अभी जो अक्टूबर में जो शरदकालीन सब्जी लगाते हैं उसमें मूल रूप से हम लोग लगाए थे कंद वाला सब्जी, पत्ती वाला सब्जी, फूल वाला सब्जी और फल वाले अलग अलग प्रकार के सब्जियां लगाते हैं। जैसे कंद में हम लोग आलू लगाए थे, शक्करकंद लगाए थे। तो उस सब सब्जी जो अभी जो है खेत में लगा हुआ है तो उसको हम कैसे देखभाल करेंगे, ठंडे से कैसे बचाएंगे। और जैसे कुछ होता है पत्ती वाले सब्जियां होते हैं, जैसे पालक हुआ, धनिया हुआ, घास हुआ, चौलाई हुआ, ये सब जो है पत्तीदार सब्जियों का भी अभी जो है रबी में हम लोग उसकी कैसे देखभाल करेंगे। तीसरा होता है फूल वाला सब्जी होता है, जैसे फूल गोभी हो गया, आपको ब्रोकली हो गया, वो सब सब्जी को ठंडे से बचाव हम कैसे करेंगे। और चौथा होता है जो फल वाले सब्जी होते हैं, जैसे है टमाटर है, बैगन है, उसका हम कैसे देखभाल करेंगे, ठंडी में तो बचाव कैसे करेंगे फसलों को। तो जैसे जो रूट वाली जो रहती है, जड़ वाली रहती है, उसकी हम देखभाल, जैसे आलू है, शक्करकंद है, उसको ठंडे से बचाव। ठंडे में मेन क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है बहुत गिर जाता है। तो ठंडे से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको खेत के सब्जी वाला खेत के आसपास कहीं कहीं हम धुआं कर देते हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से आते हैं नेचुरल में, वह कहीं कहीं धुआं कर देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर कुछ हाई हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, बीच बीच में हम उसका देखेंगे कि पानी की कब ज़रूरत होती है, सिंचाई कब ज़रूरत है। सिंचाई का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर हम ठंडी के दिन में सिंचाई देंगे तो सिंचाई अक्सर हम लोग दोपहर के बाद ही करेंगे, शाम में सिंचाई करें, सुबह में सिंचाई नहीं करना चाहिए। सुबह में पता नहीं चलेगा कि ज़मीन में कितना नमी रह गया, तो जब भी सिंचाई करेंगे तो दोपहर के बाद करेंगे। और सिंचाई का जो होता है, सिंचाई से क्या होता है, वह जो ठंडा का जो होता है वह असर घट जाता है। और तीसरी बात है रोग व्याधि का हम कंट्रोल करेंगे। उसको देखेंगे कि ठंडी में अक्सर क्या होता है, जो आलू के फसलों में होता है, पाला झुलसा की बीमारी आ जाती है। तो पाला झुलसा की बीमारी एक क्या होती है, वायरल बीमारी है जो विषाणु जनित होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे कि बीमारी आने से पहले हम उस पर स्प्रे कर देंगे, ताकि जो होता है कि वायरस आने की संभावना ही नहीं रहे। तो ये सब सारी सावधानियों को हम पहले ध्यान देंगे। तो डॉक्टर मुकुल, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि देखिए, जो सब्जियों की जो देखभाल होती है वो किस प्रकार से होती है, जो उसका जो समय प्रबंधन पूरा होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए। हमारे किसान भाई आपसे यह जानना चाहेंगे। समय का तो अहम रोल होता है, चाहे कोई भी पौधा हो या मनुष्य हो। अगर समय पर वही डोज, वही स्प्रे, वही फर्टिलाइज़र हम समय पर दे देंगे तो उसका फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। और वही डोज, वही फर्टिलाइज़र, वही सिंचाई हम समय के बाद देंगे तो वहीं कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है।
तो समय को देखते हुए अगर हम पौधा समय से हम करेंगे, जैसे नर्सरी लगाए तो नर्सरी लगाने पौधा जो लगाते हैं सब्जी वाला जो नर्सरी होता है, तो 30 से 35 दिन के बीच में हम नर्सरी से क्या करेंगे, उठा के मेन खेत में लगा देना चाहिए। अगर नर्सरी में ज़्यादा दिन पौधा रख देंगे तो क्या होगा, पौधा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसको जो फैलने की, उसको बढ़ने की जो शक्ति होता है कम मिल जाएगा। तो हम समय पर ध्यान देते हुए कि उसको क्या, अगर नर्सरी से जैसे ही पौधा 3 से 4 पत्तियां का हो जाती है, तो पौधे से फूलगोभी हुआ, बैगन हुआ, टमाटर हुआ, ब्रोकली हुआ, मिर्चा हुआ, तो ये सब को समय से जैसे 3-4 पत्तियां हो जाती है, अर्थात 30 से 40 दिन का जब पौधा हो गया तो हम मेन खेत में उसको लगा देते हैं। मेन खेत से लगाने में क्या होता है कि पौधा का, एक पौधा से दूसरे पौधा का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसके भोजन जो लेने की जो जगह होता है या भोजन का जो डोज होता है वो ज़्यादा मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, पौधा को स्वस्थ रहेगा, भोजन अच्छी से मिलेगा तो पौधा स्वस्थ रहेगा, और जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि रोग आने की संभावना कम रहेगी। उसके इम्यून सिस्टम जो होता है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो रोग आएगा नहीं, और तीसरी बात की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो वह मेन खेत में लगा देते हैं। मेन खेत में लगाने पे हम किसान भाइयों को मेन सलाह देते हैं कि बीच बीच में अक्सर जो होते हैं वेजिटेबल का खेती होता है वो प्रतिदिन खेत में घुमाया जाता है। ऐसा नहीं, धान गेहूं का पौधा नहीं है कि एक दिन लगा दे 15 दिन के बाद जाए, क्योंकि वेजिटेबल एक ऐसा फसल है कि अगर 1-2 दिन आगे पीछे करेंगे तो आपको 50% तक ले नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो हर पर डे, इसका मतलब है कि पर डे आपको खेत का निरीक्षण करेंगे, पौधा में क्या हो रहा है, पौधे ठंडा से कुछ झुलस तो नहीं रहा है, या पानी की ज़रूरत है, या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। और उसमें हम पानी देते समय ये बिल्कुल ध्यान देंगे कि ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देंगे। पानी हम देखेंगे मिट्टी के हिसाब से, अगर बलुई मिट्टी है तो पानी की जो सहने की जो क्षमता होती है तो बालुई में तो कम रहती है, और जैसे काली मिट्टी रहेगी, चिकनी मिट्टी रहे तो एक दिन पानी देंगे तो लंबा दिन तक उसको जल और धारण क्षमता जो होती है काली मिट्टी की ज़्यादा होती है, तो उसमें लंबा गैप पे पानी देंगे। तो डॉक्टर मुकुल, देखिए हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हमने बातचीत किया कॉन्जर्वेशन पर, हमने बातचीत किया मैनेजमेंट पर, तो अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो इन सारे फसलों की जो विशेष सावधानियां होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, और वो सावधानी क्या होगी और वो मेजर्स क्या होंगे, हमारे किसान भाई आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि जानते हैं कि जो रबी वाला जो सब्जी है, तो सब्जी की खेती तो कंप्लीट अपना जो है लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र जो होता है सब्जी 3 से 4 महीना में कंप्लीट कर देते हैं। तो हमको विशेष सावधानी देनी है कि 3-4 महीने में ही कैसे उसका हम देखभाल अच्छी तरह से करेंगे ताकि जो है अधिक से अधिक उत्पादन हो। जैसे पत्ती वाला सब्जी रहेगा तो पत्ती वाला सब्जी जैसे हम पालक लगाएंगे, धनिया लगाएंगे, मेथी लगाएंगे तो वो क्या होता है महीना दिन में तैयार हो जाता है। तो उसको तैयार होने से पहले ही हम खेत को अच्छी तरह से उसके बना के रखेंगे ताकि उसमें कोई वीड नहीं रहे, कोई खरपतवार नहीं रहेगा, और ज़मीन जो है वो बिल्कुल हल्की रहे और ज़मीन में जो नमी रहे ताकि जो है बीज मतलब उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका जर्मिनेशन रहे, बीज का 80% तक ले बीज पौधा आ जाए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका मैम। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त
लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।